प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यदि आप क्लास 10th का स्टूडेंट हैं और इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का क्लास आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत क्लास 10 जो आपका सोशल साइंस है, जो आपका सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान में 100% टकराने की गारंटी क्या है? 100% टकराने की गारंटी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप पेशेंस रखिएगा, इतना सारा मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करवाएंगे एकदम, जो कि पूरा ज्यादा खतरनाक होगा। तो यदि आप चाहते हैं मैट्रिक परीक्षा में पूरा का पूरा नंबर लाना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम में बाबू कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिएगा, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास 1 नंबर का दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और बताइएगा कि भारत में सबसे पहला खनिज तेल भंडार कहाँ स्थित है? क्या है? भारत में सबसे पहला खनिज तेल भंडार कहाँ पे स्थित है? तो सभी बच्चे क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 को सही कीजिएगा, डिगबोई असम। क्या हो जाएगा? डिगबोई असम। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, 2 नंबर का बताइएगा कि चाय पत्ती का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चाय पत्ती का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा क्या होता है, असम में चाय पत्ती का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्रसिद्ध गिर वन क्या है? प्रसिद्ध गिर वन भारत के किस राज्य में स्थित है? एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इसका सही आंसर याद रखिएगा, उत्तर गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। और उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या है जी? सौर ऊर्जा के बारे में आपको बताना है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। क्या यहाँ पे मानवकृत है, या नवीकरणीय है, या अनवीकरणीय है, या जैव संसाधन है? तो देखिए, हमेशा आपको याद रखना है और एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो सभी बच्चे इसका सही आंसर की दीजिएगा। देखिए, सौर ऊर्जा जो है ना बाबू, नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे पहले आप इसको 100 स्टार लगाना मत भूलिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 5 नंबर का दिया गया है कि कोयला जो है किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन है? कोयला किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो सिंपल से आपको याद रखना है कि कोयला जो है ना बाबू, अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय कहने का मतलब क्या होता है कि एक बार उपयोग कर लेने के बाद वह खत्म हो जाता है, दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। और नवीकरणीय वैसा संसाधन होता है जिसका एक बार उपयोग करने से वह खत्म नहीं होता है, उसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, जो खत्म नहीं होने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है कि गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाता है, लेकिन महात्मा की उपाधि उनको किसने दिया था? तो सभी बच्चे याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। किसने दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और 100% मोरलेन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है कि आपका पूरा का पूरा परीक्षा में टकराएगा। तो चलिएगा, उसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 7 नंबर का प्रश्न बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो हर एक बच्चा जानता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? मयूर होता है, कि जिसे कि हम लोग मोर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब कि NH की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो देखिए, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग जो होती है, NH की लंबाई लगभग कितनी है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6000 किलोमीटर। क्या होगा जी? 6000 किलोमीटर को सही कीजिएगा। और उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न दिया गया, मैट्रिक एग्जाम के लिए महा इंपोर्टेंट है। क्या है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस से आ गया है, तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? तो हमारा भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, पीसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, सिंपल है बाबू, बताइएगा कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय जो होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किस राज्य की सबसे ज्यादा अधिक है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि गोवा का जो है पर यहाँ पे व्यक्ति आय जो है सबसे ज्यादा अधिक है। ऑप्शन नंबर सी को 100%
100% करेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 11 नंबर का प्रश्न दिया गया कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो देखिए बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जहां पे प्रति व्यक्ति जो आय है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा अधिक है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि पटना, क्या है, पटना का आय जो होता है ना प्रत्येक व्यक्ति का ना बहुत ज्यादा आय होता है। कहा है कि पटना, आपको पता है कि रोजगार का बहुत ज्यादा वहां पे अवसर है, तो पटना को याद रखिएगा और वहां के लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है, उसके बाद बताइएगा 12 नंबर का प्रश्न आपके पास दिया गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक मतलब कि सेंट्रल बैंक कौन सा है। तो देखिए भारत का जो केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कि हम लोग आरबीआई कहते हैं, यही है भारत का केंद्रीय बैंक। और सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। तो चलिए यदि आप एग्जाम में बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं तो प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा कि इस बार के परीक्षा में क्या आप 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं या 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, या बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों टॉपर बनना चाहते हैं। क्या बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास दिया गया 13 नंबर का, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करवाएंगे, तो आप पेशेंस बना करके रखिएगा। और चलिए यहाँ पे बताइएगा 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल किया गया है जाता है। तो देखिए कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के हम लोग जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए को सही कीजिएगा। और उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। तो भारत में लोकतंत्र की जो चुनौती होती है जातिवाद भी है, उसके बाद परिवारवाद भी है और आतंकवाद भी है। तो ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। इनमें से सभी यहाँ पे लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। और उसके बाद बताइएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, स्टार लगाना ना भूलिएगा, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं पता है जी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दिया गया है यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया 16 नंबर का कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच पड़ताल करने के लिए भारतीय सरकार के संगठन की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा हंटर समिति की स्थापना किया गया था। और उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया ऑब्जेक्टिव का कि भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू की गई है। सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कोलकाता में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। और 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्न में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या होता है, जो कि यहाँ पे मानव नहीं बनाया है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सभी बच्चे कि भूमि जो है प्राकृतिक संसाधन है, या स्वयं बना है, कोई आदमी इसको नहीं बनाया। लेकिन भवन जो है आदमी के द्वारा बनवाया जाता है। मानव भी है, क्या है, आदमी ही निर्माण करता है, और गाड़ी का भी निर्माण आदमी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 19 नंबर का, तो सिंपल है 19 नंबर क्वेश्चन का कहना है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने का प्रयत्न कीजिएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय मतलब कि क्या होता है, नेशनल इनकम का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया था सबसे पहले किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। और उसके बाद बताइएगा 20 नंबर में कि सोनपुर मेला बिहार के किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो देखिए सोनपुर का मेला आपको नहीं पता है बाबू कि सोनपुर का मेला जो है बिहार के किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि आप सब बहुत सोनपुर के मेला देखने के लिए जाते हैं। तो इसका आंसर बताइएगा, क्या सारण होगा, या वैशाली होगा, या पटना होगा, या मुजफ्फरपुर होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आप सब जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए यहाँ पे लेकर के आ गए हैं काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और वायरल यहाँ पे क्या होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो यदि आप बेहतर करना चाहते हैं वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देना चाहेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास 1 नंबर का दिया गया, इसको जरूर पढ़िएगा कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, तो इसका आंसर सिंपल तरीका से लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिम जगत के धार्मिक प्रमुख खलीफा के पद और
शक्तियों को छीनने का प्रयास किया गया। इसी के विरोध में भारत में अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। काफी एकदम ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इतना लिख देना है। उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया है 2 नंबर में कि रौलेट एक्ट जो होता है क्या है, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया था। तो देखिए सिंपल सा आपको लिखना है बाबू, एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है, तो यहाँ पे उत्तर देना है और इस लाइन को छोड़ के यहाँ से लिखना आपको आराम कर देना है, शुरू कर देना है। तो क्या यहाँ पे लिखना कि 1919 का रौलेट एक्ट एक दमनकारी कानून था। क्या था? दमनकारी कानून था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इसके तहत सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया था। इतना लिखिएगा, पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। और उसके साथ ही साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो जितना बता रहे हैं उतना पढ़ करके आप जरूर जाइएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया यहाँ पे 3 नंबर का, बताइएगा एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जलोढ़ मिट्टी की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। काफी ज्यादा ज्योग्राफी का, भूगोल का आपका प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग आंसर लिखिएगा उत्तर लिख करके कि जलोढ़ मिट्टी का क्या करना है, विशेषता लिखना है। तो यह मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए तलछटों से बनती हैं और अत्यंत उपजाऊ होती है। दूसरा यहाँ पे लिखना है कि इसमें पोटास और यहाँ पे चूने की प्रचुरता होती है, जो धान, गेहूं और गन्ने के लिए सर्वोत्तम होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना लिखिएगा, नंबर मिलेगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है सिंपल है 4 नंबर का। इसमें क्या है कि संसाधन को परिभाषित करना है और इसके 2 उदाहरण आपको देना है। तो संसाधन को परिभाषित करना, तो सिंपल से यहाँ पे आपको लिखना है कि पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हो और जिसे उपयोग में लाने के लिए तकनीक उपलब्ध हो, संसाधन कहलाता है। बस इतना ही आपको लिखना है और इसका उदाहरण देना है 2 उदाहरण। तो संसाधन का उदाहरण क्या हो जाएगा, जल और कोयला सबसे ज्यादा बेस्ट उदाहरण है। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में 2 अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना, 2 अंतर को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तर देंगे और उसके बाद तो यहाँ पे सिंपल सा साधारण भाषा में आपको लिखना है छोटू। क्या लिखना है, सबसे पहले कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में 2 अंतर है। इस तरह से आपको लिखना है। सबसे पहला आप लोग नंबरिंग करके दे सकते हैं या पॉइंट का भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि परंपरागत स्रोत सीमित होते हैं। क्या होते हैं कि जो भी परंपरागत स्रोत होते हैं वे सीमित होते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे कि पेट्रोल और यहाँ पे क्या, कोयला और पेट्रोल, ये क्या होते हैं, मात्रा में सीमित होते हैं और ये क्या करते हैं, पोल्यूशन को फैलाते हैं। और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे लिखना है कि गैर परंपरागत स्रोत असीमित होते हैं। क्या होते हैं, असीमित होते हैं या अक्षय होते हैं, मतलब इसका क्षय नहीं होता है और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, बताइए सौर ऊर्जा एक बार यूज करने के बाद खत्म होगा, नहीं होगा खत्म, इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। और इसके बाद पवन ऊर्जा कहने का मतलब जो आपका हवा के द्वारा ऊर्जा होता है, इतना ही आपको लिखना है। तो जितना बता रहे हैं बाबू उतना लिखना है। और चलिएगा आपके पॉलिटिकल साइंस का काफी ज्यादा डिमांडेबल क्वेश्चन आ गया है 6 नंबर का। बता दे चलिएगा विनोद कि दल बदल कानून क्या हो जाएगा जी, दल बदल कानून क्या है, एग्जाम में बाबू कई बार पूछा गया। तो सबसे पहले यही न कहेंगे, आप 100 स्टार लगा दीजिएगा और बताइएगा, यहाँ पे उत्तर दीजिएगा। इस लाइन को छोड़ करके यहाँ से एग्जाम में आपको लिखना है ताकि आप टॉपर बन जाइए। लिखिएगा कि चुनाव जीतने के बाद सांसदों या विधायकों द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए, क्या है, अपने निजी स्वार्थ के लिए, पर्सनल स्वार्थ के लिए पार्टी बदलने की अनैतिक प्रक्रिया को रोकने के लिए, क्या है, अनैतिक प्रक्रिया को क्या करने के लिए, रोकने के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रोकने के लिए क्या किया गया है जी, 1 मिनट, संविधान में बनाया गया है। क्या संविधान में बनाया गया दल बदल विरोधी कानून कहलाता है। ऐसा करने पर सदस्यता रद्द हो जाती है। बस इतना ही आपको लिखना है बाबू, आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 7 नंबर का, तो सभी बच्चे इसको इंपोर्टेंट कीजिएगा कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, उत्तर देना है, इस लाइन को छोड़ना है, इतना ध्यान रख के यहाँ से आपको लिखना है। क्या लिखना है कि गठबंधन के सरकार जो होता है उससे आप क्या समझते हैं कि जब किसी आम चुनाव में किसी भी एक राजनीतिक दल को, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार का गठन करते हैं, इसे ही गठबंधन का सरकार कहते हैं। जैसे कि अभी बिहार में क्या हुआ कि बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर के बिहार में सरकार बनाया, तो वही क्या हो गया, गठबंधन का सरकार। ठीक है, उसके बाद मान करके चलिए, उसके बाद इंपोर्टेंट ही है मेरे प्यारे बच्चों, 8 नंबर का प्रश्न आपके पास है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब कि क्या होता है कि मिक्स्ड इन इकोनॉमी किसे कहते हैं, भारत में कौन सी व्यवस्था भी है। तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और भारत में कौन अभी व्यवस्था है तो इसके लिए भी 1 नंबर दिया जाएगा। तो दोनों को आपको जरूर लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और बिल्कुल साधारण भाषा में लिखना है, और इतना लिखेगा नंबर नहीं कटेगा। और आप यहाँ पे बताइएगा, और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैट्रिक में आपको टॉपर बनाना है। ठीक है, तो क्या है कि ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें निजी क्षेत्र, जिसे कि हम लोग पूंजीवाद कहते हैं, और सरकारी क्षेत्र मतलब समाजवाद, दोनों का सह अस्तित्व होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। मतलब कि जहां पे निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों संयुक्त रूप से काम करते हैं, वही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही लागू है मेरे प्यारे बच्चों, 100% इंपोर्टेंट है, इसको कभी भी आप नहीं छोड़िएगा। और देख सकते हैं कि किस तरह से आपका आंसर बहुत ही बेहतर और साधारण शब्दों में दिया गया है दोस्तों। तो चलिएगा यहाँ पे बताइएगा, और यहाँ पे काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका प्रश्न यहाँ पे लिया गया कि प्रति व्यक्ति आय, जिसे कि हम लोग पर कैपिटा इनकम के नाम से जानते हैं, और राष्ट्रीय आय मतलब कि नेशनल इनकम में क्या अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए, जैसे हम क्वेश्चन टाइप कर रहे थे ना बाबू, यहाँ पे एक चीज गलती हो गया, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हमको क्या लिखना है जी, राष्ट्रीय आय। क्या लिखना है, राष्ट्रीय आय। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय 1 नंबर में हेडिंग बनाए, क्योंकि क्या पूछा, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय, तो हेडिंग बना करके हम यहाँ पे लिखेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। समझिएगा कि देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कितना आसान है बताइए, आप कभी भूल पाइएगा, कभी भी नहीं भूल पाइएगा। और उसके बाद अब यहाँ पे क्या आ गया, प्रति व्यक्ति आय। क्या है, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा पर कैपिटा इनकम, कहने का मतलब दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। थोड़ा सा पैसेंस लिखिएगा, देखिए प्रति व्यक्ति आय, यहाँ से इसमें लिखिएगा कि जब राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है कि जब राष्ट्रीय आय जो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है, इसको देश के कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो प्राप्त औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बस इतना ही, मतलब समझिए कि यदि भारत की जो है औसत आय है, राष्ट्रीय आय है, मान करके चलते हैं दोस्तों कि 4000 है, क्या 4000 है, और भारत का जनसंख्या है 400 है, मान करके चलिए, तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, भाग दे देंगे कुल आय से, यहाँ पे जनसंख्या को भाग देंगे तो यहाँ पे कट जाएगा और बचेगा यहाँ पे 10 रुपया। क्या हो जाएगा, 10 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हम एक एग्जाम्पल बता दिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया है, और आपदा प्रबंधन से लिया गया है। क्या है, आपदा प्रबंधन से लिया गया है, और आपको तो पता है कि आपदा प्रबंधन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइएगा, यहाँ पे द मोस्ट पॉपुलर डिमांडेबल क्वेश्चन है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए कि बाढ़ को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं बिहार में। तो चलिएगा यहाँ पे बताइएगा, उत्तर यहाँ पे दिए हैं, और उसके बाद इस लाइन को बाबू आपको छोड़ना है, क्योंकि लिखने का तरीका भी हम तो बतेबे नहीं करते हैं जी। तो यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले बांधों का 2 तरीका बोला है ना बाबू, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाढ़ नियंत्रण हेतु 2 प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं या 2 उपाय हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है बांधों का निर्माण करना चाहिए। क्या है, बांधों का निर्माण देकर के हेडिंग देना है कि नदियों पर बांध बनाकर पानी के अतिरिक्त बहाव को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता है, बाढ़ को यदि आप नियंत्रित करना चाहते हैं कि सघन वृक्षारोपण, मतलब ज्यादा हम लोग वृक्ष का रोपण करेंगे। मतलब कि क्या होता है, इसमें लिखना है कि नदियों के
किनारों पर अधिक पेड़ लगाना, जिससे मिट्टी का कटाव रुक सके और पानी की गति धीमी हो जाए। मतलब कि क्या होता है कि नदी जो भी होते हैं उसके किनारों पर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे ना छोटू, तो वहां पे क्या होगा, बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिएगा जी, आपका यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का आपदा प्रबंधन से ही लिया गया है। बताइएगा गोलू कि भूकंप के झटके महसूस होने पर हमें क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अक्सर हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेज में सिखाया जाता है कि जब भी भूकंप आता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे उत्तर दे करके लिखना है और एक नंबर में लिखना है कि तुरंत बिना घबराए घर या इमारत से बाहर निकलकर किसी खुले मैदान में जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अक्सर कोई भी आपदा आ जाता है तो घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, तुरंत घर से निकलना है, खुला स्थान पे चल जाना है छोटुआ। उसके बाद यहाँ पे लिखना है दूसरा, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होता है, दूसरा पॉइंट में लिखना है कि बाहर जाना संभव ना हो। यदि कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा पाता भूकंप के दौरान तो घर के अंदर ही किसी मजबूत मेज या पलंग के नीचे छिप जाना चाहिए। कोई मजबूत टेबल है या पलंग है उसके नीचे छिप जाइए, आपको कम क्षति होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस तरह से सभी आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और सभी का सभी देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए थे। सभी का सभी टकराएगा और उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले कहना चाहेंगे आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें लगेगा कि आप सबके लिए यूजफुल क्लास होता है, तो डेली हम क्लास करवाएंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का क्लास बाबू कैसा लगा। सबसे पहला कमेंट कीजिएगा जी आज का क्लास आपको कैसा लगा। दूसरा कमेंट कीजिएगा कि सबसे कमजोर विषय आपका कौन सा है, किस विषय में सबसे ज्यादा आपको परेशानी होता है, सबसे ज्यादा डर लगता है। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य होता है ना बाबू, आप सबको टॉपर बनाना है। क्या है जी, आप सबको टॉपर बना। तो यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को एकदम ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।